ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रोमाना इसार खान। सुबह के 10 बज रहे हैं, वक्त आगे का एजेंडा का, और शुरुआत करने जा रहे बड़ी खबर के साथ। 10 नवंबर आप जानते हैं वो तारीख, दिल्ली में आतंकी हमला हुआ था, फिदायीन हमला हुआ था। उसमें आतंकवादी डॉक्टर उमर मारा गया था। लेकिन आज आतंकवादी डॉक्टर उमर का एक वीडियो सामने आया है, और ये वीडियो साबित कर रहा है कि डॉक्टर उमर सिर्फ एक आतंकवादी नहीं, आतंकी बनाने की एक फैक्ट्री बन चुका था। ये वीडियो मैं आपको दिखाऊंगी। आतंकवादी डॉक्टर उमर फिदायीन हमले की पैरवी कर रहा है। इस वीडियो में कह रहा है फिदायीन हमला एक शहीदी अभियान है। वो कह रहा है कि इस शहादत को, यानी आत्मघाती हमले को, खुद को बम से उड़ा लेने को वो शहादत करार दे रहा है। इस्लाम में मान्यता मिली हुई है, ये डॉक्टर उमर की तरफ से दलील दी जा रही है। एक तरफ उमर का ये जिहादी ज्ञान वाला वीडियो सामने आया, और दूसरी तरफ ये बड़ा खुलासा कि दिल्ली में हमास की तरह हमले का बड़ा प्लान था। ड्रोन्स के जरिए, छोटे रॉकेट्स के जरिए हमले की पूरी साजिश थी। और इस सब के सेंटर में अल फलाह यूनिवर्सिटी। हर दिन इस यूनिवर्सिटी से नए खुलासे सामने आ रहे हैं, हर दिन नई साजिश का पर्दाफाश हो रहा है। और ये सवाल बड़ा है, क्या दिल्ली, ये यूं कहें देश में आतंकी हमले का षड्यंत्र अभी भी चल रहा है क्या? हमले का खतरा क्या अभी टला नहीं है? इस सवाल की हम पड़ताल करेंगे। लेकिन पहले आप आतंकवादी डॉक्टर उमर का वो वीडियो देख लीजिए, जिसमें वो फिदायीन हमले का प्रोफेसर बना नजर आ रहा है। One of the very misunderstood concept of what has been labeled as suicide bombing. It is martyrdom operations, and it is being known in Islam. There are multiple contraindications, there are multiple arguments that have been brought against it. Martyrdom operations: when a person presumes that he is going for sure die at a particular place at a particular time, he goes against the presumption that a particular is going to die in a particular situation. It's not, we don't have situation. तो यही वो आतंकवादी डॉक्टर उमर का वीडियो है। इस वीडियो में आतंक का ये डॉक्टर उमर जिहाद के लिए लोगों को भड़का रहा है, आत्मघाती हमले को ये जायज बता रहा है, सुसाइड बॉम्बिंग को ये शहादत बता रहा है, आतंकवाद के लिए युवाओं को ये बरगलाने का काम कर रहा है। जन्नत नसीब होगी मरने के बाद, ये झूठा ख्वाब दिखा रहा है। तो कुल मिलाकर आतंक का ये जिहादी प्लान। और अब हम आपको बताते हैं कि उमर ने ये वीडियो कब बनाया था, इसको लेकर क्या जानकारियां सामने आ रही हैं। सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं, माना यह जा रहा है कि आतंक के डॉक्टर उमर ने ये वीडियो आत्मघाती हमले से पहले बनाया, एजेंसियों की दबिश के बाद यह वीडियो बनाया गया, इस्लाम के नाम पर लोगों को भड़काने का काम इस वीडियो के जरिए किया गया। वीडियो में आत्मघाती हमले को जायज बताया आतंक के डॉक्टर उमर ने। इस्लाम का हवाला देकर युवाओं को उकसाने का काम किया आतंक के डॉक्टर उमर ने अपने इस वीडियो में। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी गणेश ठाकुर इस वक्त मौजूद हैं। जरा गणेश से जानते हैं। गणेश, आत्मघाती हमले को अंजाम देने से पहले का आतंक के डॉक्टर उमर का ये वीडियो अपने आप बहुत कुछ बयां कर रहा है। ये दिखा रहा है कि किस तरीके से ये आतंक के आका जो सरहद पार बैठे हुए हैं, उन्होंने किस हद तक ये भारत के युवा और इनके दिमाग पर कब्जा कर लिया था, धर्म के नाम का पर्दा इनकी बुद्धि पर डाल दिया था, और उसी का ये नतीजा कि आत्मघाती हमले को ये शहादत बता रहा है इस वीडियो में। गणेश। बिल्कुल रोमाना, और आप अगर इस वीडियो को देखेंगे गौर से तो उसमें उसके चेहरे पर एक डर भी दिखाई दे रहा है। कुछ शब्द वो ऐसे बोलता है, बताता है अपने इस वीडियो में जिसका कोई मतलब ही नहीं। यानी निश्चित रूप से डर भी था, लेकिन जिस तरह ये रेडिकलाइज हुए, इनके दिमाग को जिस तरह कंट्रोल किया जाता है, ये कंट्रोल हम कह सकते हैं कि एक हिप्नोटाइज तरीके से इनको रेडिकलाइज किया जाता है। और
जो इसका एंड है वो एंड इन्हें पता होने के बावजूद भी डॉक्टर उमर ये वीडियो करने के बाद यहाँ से निकलता है अपने आप को शहीद बता के हुए या शहादत हासिल करने के लिए। तो ये रेडिकलाइजेशन एक बहुत बड़ा वेपन है भारत के खिलाफ, और यही वजह है कि उमर को शायद ये वीडियो बनाने के लिए कहा गया होगा ताकि आगे एक मिसाल के तौर पर इसे पेश किया जाए। अब तमाम जांच एजेंसियां इस वीडियो के लोकेशन के साथ साथ और कितने वीडियोस इस तरह के हैं ये देखा जा रहा है, और ये भी खबर मिल रही है कि इन तमाम लोगों को जो आतंकी हैं जिन्हें गिरफ्तार किया गया है उमर के साथ साथ जो इस फरीदाबाद या इंडिया मॉड्यूल का हिस्सा थे, उनको रोज़ एक डेली डेवलपमेंट की जानकारी देने वाला एक चार्ट कह सकते हैं या एक मैसेज देना पड़ता था कि आज किस तरह की मूवमेंट हुई है, जो एक्सप्लोजिव्स मिले उस पर किस तरह का काम हुआ है, रेकी हुई है तो किस तरह और कहाँ रेकी हुई है, उसकी डिटेलिंग क्या है। तो ये तमाम चीज़ें आतंक के आका जो सरहद पार बैठे थे उनको दिया जा रहा था, उसकी डिटेलिंग अब जांच एजेंसियां कर रही हैं। इस तरह के वीडियोस भी भेजे गए थे जिसमें आज कहाँ कहाँ गए, रेकी करने के स्पॉट्स के वीडियोस वहाँ दिए गए थे। तो ये एक आतंकी संगठन का काम होता है कि जो भारत में बैठे लोग हैं उन्हें लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए इस्तेमाल किया जाए, उनका इस्तेमाल रेकी के लिए किया जाए। और ये रेकी और लॉजिस्टिक सपोर्ट जिस तरह दे रहे थे उसके साथ साथ इनको रेडिकलाइज करके फिदाइन हमला या एक्सप्लोजिव्स प्लांट करने के लिए भी इस्तेमाल किया गया था। और ये जो इनको रेडिकलाइज किया था, इनका जो ब्रेन वॉश किया गया था, गणेश क्या माना जाए, ये एक वीडियो तो सामने आ गया है आतंकी डॉक्टर उमर का, मतलब ये पूरा का पूरा जो मॉड्यूल था फरीदाबाद मॉड्यूल जिसको हम कह रहे हैं, ये डॉक्टर्स का आतंक मॉड्यूल, ये आत्मघाती हमलों पर ही आधारित था। अब कहीं ना कहीं ये तस्वीर साफ हो रही है इस जांच में। जी बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह बाकी पकड़े जाने के बाद में उमर ने ये वीडियो बनाने के बाद फिदाइन हमला किया, तो ये इनको बताया गया होगा कि अगर एजेंसीज की जांच उन तक पहुंचती है, हाथ उन तक पहुंचते हैं, तो आगे क्या करना है, प्लान बी क्या होगा। तो प्लान बी फिदाइन हमला ही था। पहले एक्सप्लोजिव्स प्लांट करने की बात हुई होगी, और जब अगर एक्सप्लोजिव्स प्लांट करने से पहले गिरफ्तारियां होती हैं तो जो गिरफ्तार नहीं हुए हैं उन्हें क्या करना है, ये एक मॉड्यूल या उनका जो एक फॉर्मेट होता है उस फॉर्मेट के तहत उनको बताया गया होगा। अब ये उमर अगर अकेला पकड़ा नहीं गया होता तो और भी अगर लोग पकड़े नहीं गए होते तो शायद वो भी ऐसा ही करते। तो भारत पे फिदाइन हमला करने की तैयारी के साथ ये तमाम लोग मौजूद थे, यहाँ पे काम कर रहे थे। पहले प्लांट करने की बात हुई होगी और बाद में अगर पकड़े गए तो फिदाइन हमले की बात हुई होगी, यानी दोनों तरफ की ट्रेनिंग दी गई थी। और जैसे हम बता रहे कि जरा डॉक्टर्स का, पढ़े लिखे लोगों का मॉड्यूल है। अब इसमें किसी भी को भी अगर इम्प्रोवाइज एक्सप्लोजिव डिवाइस बनाना है एक्सप्लोजिव लेके, तो यूट्यूब पे भी उसका मटेरियल मौजूद है। तो इनको ट्रेनिंग दी गई थी बॉम्ब बनाने में, और बॉम्ब भी इतना तगड़ा बनाया था कि जिस तरह के विजुअल्स दिल्ली में दिखाई दिए हैं तो कोई कमी वहाँ छुटी नहीं थी। अमूमन देखा गया है कि अगर आपकी ट्रेनिंग ठीक से नहीं हुई होती है तो आप बम ठीक से नहीं बनाते, लेकिन इनको उस तरह ट्रेन किया गया था। और ये ट्रिगर करने की मतलब जो ट्रिगर पॉइंट था वो गिरफ्तारी थी, और गिरफ्तारी के बाद में उमर ने ये फैसला लिया और वीडियो बनाने के बाद में ये फिदाइन हमला कर दिया। आप रहिए मेरे साथ गणेश, महत्वपूर्ण जानकारियां आप साझा कर रहे हैं दर्शकों के साथ। इस बीच एक और बड़ी खबर हम दर्शकों को बता देते हैं। दिल्ली धमाके की जांच पे अब सबसे सनसनीखेज खुलासा ये हो रहा है, भारत में हमास की तर्ज पर हमले की भी तैयारी थी। सूत्र ये जानकारी भी दे रहे हैं, और वो हमास की तर्ज पर हमले की जो तैयारी थी उसके तहत ड्रोन्स का इस्तेमाल करना था बम गिराने के लिए, छोटे रॉकेट्स तैयार किए जा रहे थे देश को दहलाने के लिए। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर, कई देशों में हुए ड्रोन हमलों से सीख रहे थे आतंकवादी, ये भी सूत्र बता रहे हैं। उमर के अहम साथी की गिरफ्तारी में ये सबसे नया खुलासा हुआ है। तो दानिश की गिरफ्तारी हुई है और उसके बाद ये बड़ा खुलासा हुआ है। तो ऑपरेशन लाल किला और आतंकवादी प्लान जो इसमें अब सामने आ रहा है निकलकर, वो जान लीजिए आप। हमास जैसे हमले की फिराक में थे आतंकवादी। एक तो ये तस्वीर अब साफ हो रही है, आतंकी साजिश में दूसरी गिरफ्तारी के बाद ये बड़ा खुलासा हुआ है। उमर के अहम साथी जासिर बिलाल ने बताया आतंकी प्लान। आतंकी नेटवर्क ने भारत में बहुत बड़े हमले की तैयारी पूरी कर ली थी, जैसा इजराइल में हमास ने किया था, बिल्कुल वैसे ही हमले का प्लान यहां भारत में बना रहे थे ये लोग। ड्रोन के जरिए छोटे रॉकेट्स दागकर हमले की बड़ी प्लानिंग चल रही थी। षड्यंत्र देश के खिलाफ इन्होंने अपना पूरा तैयार कर लिया था। आतंकवादी नेटवर्क ड्रोन को मॉडिफाई करके बम बनाने में जुटा हुआ था। ड्रोन में
कैमरा, बैटरी के साथ छोटे बम लगाने की तैयारी थी। भीड़भाड़ वाले इलाकों में ड्रोन से अटैक करने की योजना थी। आप जानते हैं सीरिया से लेकर गजा, अफगानिस्तान में इस तरीके के ड्रोन हमले हुए हैं। इनको लेकर स्टडी भी चल रही है और ऐसे में भारत में भी इसी तरीके से एक साथ कई जगह पर ड्रोन से हमले करने की साजिश जो ये आतंकवादी रच रहे थे। दरअसल आतंकवादियों के हमास वाले हमले की तैयारी का पता उमर के करीबी की गिरफ्तारी के बाद पता चला है। इस साजिश में वो भी शामिल था और हमास मॉड्यूल को लेकर ये जो पूरा आतंक का नेटवर्क था ये काम कर रहा था। ये जानकारी उमर के साथी ने दी है पूछताछ में। उमर का अहम साथी जासिर बिलाल उर्फ दानिश गिरफ्तार हुआ। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से एनआईए ने दानिश को गिरफ्तार किया। लाल किला धमाके की साजिश में दानिश भी शामिल था। आतंकी गतिविधियों में तकनीकी मदद करता था यही दानिश। ड्रोन बम और छोटे रॉकेट बनाने की तैयारी में जुटा हुआ था दानिश। डॉक्टरों के आतंकी नेटवर्क में हमास प्लान पर भी यह काम कर रहा था। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग का रहने वाला बताया जा रहा है जासिर बिलाल उर्फ दानिश। लाल किले के पास हुए धमाके में भी जासिर बिलाल उर्फ दानिश की भूमिका है। आतंकवादी उमर के साथ मिलकर बड़े हमले की यह तैयारी में खुद भी जुटा हुआ था। इसकी गिरफ्तारी हुई है और इसकी गिरफ्तारी के बाद एक ये बड़े खुलासे हो रहे हैं। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी सुशील पांडे इस वक्त मौजूद हैं। सुशील, अब जिस तरीके से एनआईए ने गिरफ्तारियां की हैं, कुछ और महत्वपूर्ण राज सामने आ रहे हैं खुलकर। ये हमास की तर्ज पर ड्रोन अटैक से देश को दहलाने की भी साजिश तैयार कर ली थी इन आतंकवादियों ने। सुशील जी बिल्कुल रुमाना जी, आप एकदम सही कह रही हैं कि जिस तरह से एनआईए अब ये वाइट कॉलर टेररिज्म के इस पूरे सिंडिकेट को क्रैक डाउन करने में जुटी हुई है। उसमें आमिर पहला शख्स है जो गिरफ्तार हुआ। उसके बाद दानिश बिलाल बताया जा रहा है जिसने उमर को टेक्निकल सपोर्ट किया था और साथ ही साथ ड्रोन से रॉकेट लॉन्चर अटैक का एक बड़ा प्लान बनाया जा रहा था। ये तमाम लोग एक साथ जुड़े हुए थे जो भारत की प्रभुता पर, भारत की अखंडता पर एक बड़ा हमला करना चाह रहे थे। लेकिन जिस तरह से इस पूरे मामले में ये गिरफ्तारियां अब हो रही हैं, बिल्कुल आप रहिए मेरे साथ सुशील। एक के बाद एक ये जो कई खुलासे हो रहे हैं, इसी के तहत एक और बड़ी जानकारी दर्शकों तक पहुंचाते हैं। दिल्ली धमाका केस में ईडी वाला जो एक्शन है वो शुरू हो चुका है। ईडी की बड़ी कार्रवाई देखने के लिए मिल रही है। दिल्ली में करीब 25 जगह पर ईडी की छापेमारी। इसमें ओखला में जो अल-फलाह यूनिवर्सिटी है उसके मुख्यालय पर भी ईडी की छापेमारी चल रही है। दिल्ली के ओखला में है ये अल-फलाह यूनिवर्सिटी का दफ्तर जहां ईडी की रेड की जा रही है। दिल्ली के ओखला में अल-फलाह का हेड ऑफिस है। यूनिवर्सिटी की फंडिंग को लेकर ईडी जांच कर रही है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, सुशील पांडे हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और जरा सुशील से ही जानते हैं। सुशील, एक तो ओखला में ये अल-फलाह यूनिवर्सिटी इसका हेड ऑफिस बताया जा रहा है जहां पर ईडी की रेड चल रही है। इसके अलावा भी आप बता रहे थे कुल मिलाकर 25 ठिकानों पर ईडी का एक्शन। क्या खबर है पूरी सुशील? जी देखिए रोमाना जी, कुल देश भर की अगर बात करें, जो अल-फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए ट्रस्टी हैं या वहाँ पर एडमिन में काम करने वाले लोग हैं, उन तमाम लोगों के घर पर ये पूरी छापेमारी सुबह 5 बजे ईडी की एक साथ हुई है। 25 जगह बताए जा रहे हैं फिलहाल, जिसमें दिल्ली का ये जो ओखला का इलाका है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। शाहीन बाग में भी ये ईडी की जो रेड है वो चल रही है और अलग अलग हिस्सों में ये रेड फिलहाल चल रही है। लेकिन अभी तक जो जानकारी मिली है रुमाना जी, उस जानकारी के मुताबिक अल-फलाह ट्रस्ट के साथ उन लोगों पर भी कार्रवाई ईडी की हुई है जो ग्रुप की फाइनेंस और एडमिन टीम को संभालते थे। कई लोगों से पूछताछ की जा रही है और सबसे बड़ी बात है कि अभी तक की जो जांच में सूत्रों से जानकारी मिली है, उस जानकारी के मुताबिक अल-फलाह ग्रुप से जुड़ी हुई 9 कंपनियों के पते एक ही एड्रेस पर रजिस्टर्ड थे। और शुरुआती जांच में यह भी सामने आया है कि कई ऐसे पॉइंट ईडी को मिले हैं जो ये बताते हैं कि अल-फलाह यूनिवर्सिटी सेल कंपनियों पर चल रही थी और साथ ही साथ कंपनियों में जो दिए हुए पते हैं उनमें कोई ऑफिस नहीं मिला, ना बिजली ना पानी जैसी सुविधा का इस्तेमाल दिखा। सबसे बड़ी बात है कि कई कंपनियों में एक ही मोबाइल नंबर और ईमेल का इस्तेमाल हुआ है। बिल्कुल, तो देखिए किस तरीके से ये पैसे की अनियमितता का मामला जो सामने निकल कर आ रहा है। रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। दिल्ली धमाके से जुड़ी अभी की एक और बड़ी खबर। धमाके से पहले डॉक्टर उमर का एक और सीसीटीवी सामने आया है। ये अरुणा आसिफ अली मार्ग है, वहां की ये तस्वीर बताई जा रही है। ये देख रहे हैं आप तस्वीर,
सीसीटीवी फुटेज में धमाके वाली वो सफेद रंग की i20 कार नजर आ रही है। धमाके से पहले ये दोपहर का है, करीब 2:35 के आसपास का ये वीडियो बताया जा रहा है। धमाके से पहले इसी रोड पर एक मस्जिद में भी गया था डॉक्टर उमर। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये अरुणा आसिफ अली मार्ग पर सीसीटीवी लगा हुआ है, वहीं की ये तस्वीर है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी मनोज वर्मा इस वक्त मौजूद हैं। जरा मनोज से ही जानते हैं। मनोज, आपने पहले ही बताया था कि जब से डॉक्टर उमर ने सुबह 8:03 के आसपास फरीदाबाद के बदरपुर बॉर्डर से दिल्ली में एंटर किया था, तब से लेकर शाम 6:52 जब इसने गाड़ी में धमाका किया, एक एक पल का हिसाब दिल्ली पुलिस जुटा रही है, सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं। और उसी कड़ी में अब 10 नवंबर दोपहर के वक्त ये गाड़ी अरुणा आसिफ अली मार्ग पर भी नजर आई है। मनोज जी बिल्कुल, देखिए पुलिस के पास करीब 50 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज इस मामले के हैं और ये एक और जो नया फुटेज है वो सामने निकल करके आया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि जो i20 कार है वो इस पर साफ तौर पर नजर आ रही है। 2:35 का सीसीटीवी फुटेज है, अरुणा आसिफ अली रोड का फुटेज है ये। और इसके यहाँ के बाद वो मस्जिद गया था और मस्जिद के बाद फिर सीधा लाल किले की पार्किंग में गया था। तो इससे पहले भी हम करीब 40 तस्वीरें जो है इस आतंकी की चला चुके हैं, उमर की चला चुके हैं। धीरे धीरे करके जो है फुटेज सामने आ रही है, जिसमें एजेंसी के पास अब तमाम फुटेज मौजूद है और एक एक करके कड़ियों को जोड़ने की अब जो कोशिश है वो एजेंसी के द्वारा की जा रही है और तमाम इस मामले में अब अरेस्टिंग भी शुरू हो गई है। बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए मनोज वर्मा। हम आगे बढ़ रहे हैं, आतंक के डॉक्टर मॉड्यूल पर और शिकंजा कसा जा रहा है। कश्मीर के कुलगाम में एक डॉक्टर के घर पर छापेमारी हुई है। कुलगाम में डॉक्टर उमर फारूक के घर पर छापा मारा गया है। डॉक्टर उमर फारूक की पत्नी भी एजेंसीज के रडार पर है। डॉक्टर उमर फारूक SMHS हॉस्पिटल श्रीनगर में कार्डियोलॉजिस्ट है। तो डॉक्टर उमर फारूक कार्डियोलॉजिस्ट मतलब दिल का डॉक्टर, और उसी के घर पर ये रेड, पत्नी भी एजेंसीज के रडार पर है। कश्मीर के कुलगाम में डॉक्टर के घर छापेमारी। अब इस डॉक्टर उमर फारूक की क्या भूमिका है, इसी को लेकर जांच की जा रही है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी आसिफ कुरैशी इस वक्त मौजूद हैं। आसिफ, क्या डिटेल्स मिल रही हैं? रोमाना, देखिए आज सुबह तड़के एक बार फिर से CIK ने जो काउंटर इंसर्जेंसी विंग है जम्मू कश्मीर पुलिस की, उसने 3 जिलों यानी कुलगाम, अनंतनाग और श्रीनगर में विभिन्न जगहों पर छापेमारी करके आज कुछ और साक्ष्य जो है वो हासिल किए। जो छापेमारी की शुरुआत है वो कुलगाम के बुगाम में हुई, जहां पर डॉक्टर उमर फारूक के घर पे छापा मारा गया। वहां पे उनसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और कुछ कागजात भी जब्त किए गए। और यहाँ पे मैं बता दूं कि डॉक्टर उमर फारूक जो कि कार्डियोलॉजिस्ट हैं, उसके तार इस वजह से भी जुड़े हैं क्योंकि इस पूरे मामले में जो ज़्यादातर लोग हैं वो DM कार्डियोलॉजी ही थे। और GMC अनंतनाग में जो उमर फारूक, जो उमर हो, डॉक्टर उमर या फिर डॉक्टर आदिल या फिर डॉक्टर मुजम्मिल, उनके तार इसी वजह से जुड़े हैं। तो इसी की कड़ी ये भी माना जा रहा है कि जो आज छापेमारी की गई है। लेकिन मैं साथ बता दूं कि ना केवल डॉक्टर उमर फारूक के घर पे छापेमारी हुई, चूंकि उसकी पोस्टिंग श्रीनगर के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के एसोसिएटेड हॉस्पिटल, जिसको सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल कहा जाता है, तो वहाँ पे थी, तो इसीलिए उसके कार्यालय पर भी छापेमारी हुई। यहाँ पे तलाशी ली गई और यहाँ से भी कुछ साक्ष्य, जिनमें इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट और कुछ दस्तावेज हैं, जो टीम अपने साथ ले गई। और साथ ही उसी के साथ एक और अन्य हॉस्पिटल SMHS हॉस्पिटल में भी तलाशी ली गई। जी, आप रहिए मेरे साथ, मैं लौट रही हूँ आसिफ कुरैशी, अभी बातचीत और आगे बढ़ाएंगे। देखिए, छापेमारी सिर्फ कुलगाम में नहीं हो रही है, जो जानकारी मिल रही है कश्मीर के कई और हिस्सों में भी ये एक्शन देखने के लिए मिल रहा है। तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं, कश्मीर में कहां एक्शन हो रहा है। कुलगाम की तस्वीर, श्रीनगर की तस्वीर, अनंतनाग की ये तस्वीर आप देख रहे हैं। तो ये काउंटर इंसर्जेंसी विंग है जिसका ये एक्शन देखने के लिए मिल रहा है। आसिफ कुरैशी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आसिफ, अब एक और सवाल है मेरा, और वो ये कि ये जो डॉक्टर उमर फारूक, एक नया नाम सामने आया है जिनके यहाँ रेड चल रही है, इनकी पत्नी भी संदिग्ध बताई जा रही है। तो क्या इनकी पत्नी भी डॉक्टर है और उनकी क्या भूमिका अभी शुरुआती जांच एजेंसी जो है वो देख रही है? देखिए, दोनों ही के बारे में ये बताया गया है कि एक डॉक्टर कपल हैं, यानी दोनों मियाँ बीवी डॉक्टर हैं। और इन पे जो आरोप हैं वो ये हैं कि ये गुणगान कर रहे थे रेडिकलाइजेशन का और कट्टरवाद का सोशल मीडिया के जरिए, और उसी को आधार बनाकर यहाँ पे उसकी
पत्नी को भी संदेह की निगाह से देखा जा रहा है। लेकिन मैं बता दूं कि ये पूरा जो मामला आज जिस तरीके से देश के सामने आ रहा है, देश दुनिया के सामने कि डॉक्टर्स किस तरह से, वो केवल एक पोस्टर के मामले की जांच से सामने आया था। मैं बता दूं कि सूत्रों का ये कहना है कि केवल पोस्टर मामले में 4 लोगों की गिरफ्तारी जब हुई थी नौगाम में, तो पुलिस पर्चा देने के लिए तैयार थी। तो जांच के दौरान जो मौलवी था उसकी तरफ से ये बोला गया हमको तो गिरफ्तार किया गया है, लेकिन डॉक्टर कहाँ हैं। और तब ये तार जाके डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर आदिल के साथ जुड़े, और जिसका नतीजा ये है कि इतना एक बड़ा एक मॉड्यूल जो है वो सामने आया है, जिसको खंगालने के लिए ना सिर्फ 3 प्रदेशों की पुलिस लगी हुई है, NIA लगी हुई है, और हर रोज़ एक नया खुलासा हो रहा है। और कहीं ना कहीं सुरक्षा बलों के लिए, सुरक्षा एजेंसियों के लिए भी एक चेतावनी ये है कि थोड़े से भी ज़रा सा भी साक्ष्य कहीं पे हो, ज़रा सा भी सबूत हो, तो उसको नज़रअंदाज ना करके उसको पूरी तरीके से अगर खंगाला जाए तो बड़ी साजिशें नाकाम हो सकती है। जिसका सही कह रहे हैं। देखिए, इसीलिए बड़ी चुनौती है यहाँ पर एजेंसीज के सामने, अलग अलग राज्यों की पुलिस से लेकर अब तो केंद्रीय एजेंसी जो इस पूरे मामले की तह तक पहुंचने में जुटी हुई है। बहुत शुक्रिया आपका आसिफ इस तमाम जानकारी के लिए। मैं आगे बढ़ रही हूँ, इसी खबर से जुड़ी एक और जानकारी मैं आपको देने जा रही हूँ। उत्तर प्रदेश में डॉक्टर शाहीन और डॉक्टर शाहीन का भाई डॉक्टर परवेज, इनको लेकर जांच पड़ताल तेज है। लखनऊ में इरा मेडिकल कॉलेज, यहां पर भी डॉक्टर से पूछताछ की जा रही है। यूपी ATS ने डॉक्टर निसार से डॉक्टर परवेज के बारे में पूछताछ की है। डॉक्टर निसार ने परवेज के मेडिकल कॉलेज से ही डिग्री ली। परवेज के दस्तावेजों की जांच में अयोध्या का कनेक्शन भी सामने आया। दरअसल 2010 में डॉक्टर परवेज ने अयोध्या के एक अस्पताल में इंटर्नशिप की थी, ये सूत्र जानकारी दे रहे हैं। तो अब NIA की जो टीम है वो अयोध्या भी जाएगी और वहां जाकर भी पड़ताल की जाएगी। तो मतलब जो भी सिरा जांच एजेंसियों के हाथ में आ रहा है, उस सिरे की तह तक जांच एजेंसियां पहुंच रही हैं। किसी भी छोटी से छोटी लीड को भी इग्नोर नहीं किया जा रहा है, खारिज नहीं किया जा रहा है, जांच हर पहलू से की जा रही है। बिहार में प्रचंड बहुमत मिला है NDA को। इसके बाद अब जीत का सेहरा किसके सिर बंधने वाला है, मतलब बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होने वाला है। नीतीश कुमार 20 साल से बिहार के CM हैं। 9 बार बतौर मुख्यमंत्री बिहार के नीतीश शपथ ले चुके हैं। कल वो राज्यपाल से मिलने गए और उन्होंने इस्तीफा नहीं सौंपा। कल जब राज्यपाल से मिलने गए थे तो अचानक से यही लगा, जो कि सामान्य तौर पर होता है कि आप इतना इस्तीफा सौंप देते हैं राज्यपाल को, लेकिन यहां पर ट्विस्ट है। नीतीश कल राज्यपाल से मिलने गए, लेकिन नीतीश ने अपना इस्तीफा नहीं सौंपा, क्योंकि नीतीश कुमार ने इस्तीफा अब तक नहीं दिया है। इसी को लेकर बिहार में एक अलग किस्म की राजनीतिक खिचड़ी पकना शुरू हो गई है। कयास लगाए जा रहे हैं, बीजेपी अंदर ही अंदर कुछ खेला ना कर दे, इसी का डर नीतीश कुमार को है। CM को लेकर सुपर सस्पेंस इसीलिए नहीं रुक रहा क्योंकि बिहार बीजेपी के नेता नीतीश कुमार के नाम पर खुलकर मोहर नहीं लगा रहे, लेकिन दिल्ली वाले नेता और मौन धारण किए हुए हैं। पहेलियां बुझाई जा रही हैं। आज जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा, केंद्रीय मंत्री जेडीयू के बड़े नेता ललन सिंह दिल्ली में सरकार गठन को लेकर बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात कर सकते हैं। और ऐसे में बिहार को लेकर अब सस्पेंस बढ़ा हुआ है। क्या मुख्यमंत्री की कुर्सी, मुख्यमंत्री के चेहरे पर कोई पेच फंस गया है क्या? आखिरकार नीतीश कुमार ने कल इस्तीफा क्यों नहीं दिया? यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। बिहार में NDA को लेकर अभी की बड़ी खबर यही है, विधानसभा स्पीकर पद पर बीजेपी जेडीयू में पेच फंस गया है। अच्छा, ये नई खबर सामने आ रही है, सूत्रीय जानकारी दे रहे हैं कि विधानसभा में स्पीकर कौन होगा, विधानसभा का अध्यक्ष कौन होगा, इसको लेकर बीजेपी और जेडीयू में फिलहाल पेच फंस गया है। दोनों ही पार्टियां अपने अपने उम्मीदवार को स्पीकर बनाना चाहती हैं। दावेदारी बीजेपी और जेडीयू दोनों की तरफ से की जा रही है स्पीकर पद पर। स्पीकर पद पर बीजेपी जेडीयू दोनों का दावा। बीजेपी जेडीयू के बीच स्पीकर पद पर बात अभी भी जारी है। दिल्ली में जेडीयू के संजय झा, ललन सिंह मौजूद हैं। आज बीजेपी आलाकमान से मिल सकते हैं। बातचीत के जरिए रास्ता निकालने की तैयारी है। बताया जा रहा है, जेडीयू का दावा है, जब बीजेपी के पास विधान परिषद का सभापति पद है तो फिर विधानसभा अध्यक्ष का पद जेडीयू को मिलना चाहिए। सूत्रों की माने तो स्पीकर पद पर दोनों के बीच तकरार ज्यादा नहीं है। बातचीत के जरिए पेच सुलझाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि अभी पिछली विधानसभा तक ये पद बीजेपी के पास ही था। नंदकिशोर यादव ही तो थे बिहार विधानसभा के अध्यक्ष। और अब इस पूरे मामले में बीजेपी के कुछ नेता हैं, उनके बयान भी सामने आ रहे हैं। बिहार में प्रचंड विजय और शपथ ग्रहण की बात तो कर रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार का नाम नहीं ले रहे।
इसी वजह से तो सस्पेंस बना हुआ है, संशय गहरा रहा है। विधायक दल की बैठक भारतीय जनता पार्टी के अटल सभागार में होगा और उसमें सभी सांसद, विधायक, विधान पार्षद और केंद्र से पर्यवेक्षक भी रहेंगे और विधायक दल का नेता चुना जाएगा और उसके बाद फिर एनडीए के नेता का चयन होगा और फिर सरकार का दावा पेश किया जाएगा। अभी गांधी मैदान में ओथ शिरोमणि मनाने की संभावना है और इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता श्री नरेंद्र मोदी जी की भी आने की संभावना बन रही है। अनुरोध किया गया है उनसे। देखिए, बिहार ने पूरे देश के जो भी लोकतांत्रिक नीतिगत बातों को स्टडी करते हैं उनको एक बहुत बड़ा मैसेज दिया है कि जो काम करेगा, जो जनता का ख्याल रखेगा, जो ईमानदारी के रास्ते पे चलेगा, उसको जनता बार बार सरकार चलाने का मौका देगी। और जिस तरह से बिहार के बारे में समीक्षा हो रही थी पूरे देश में, बिहार ने उन सारी समीक्षा को एक तरफ कर दिया और जो संदेश है वो एक नई राजनीतिक संस्कृति का संदेश है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी शशांक इस वक्त मौजूद हैं और जरा शशांक से ही जानते हैं। शशांक, सबसे पहले तो ये बताइए कि मंत्रिमंडल भंग करने के बाद जो एक परंपरा रही है कि मुख्यमंत्री पद से आप इस्तीफा सौंप देते हैं, उसके बाद राज्यपाल कहते हैं कि जब तक नई सरकार का गठन ना हो जाए तब तक आप कहीं ना कहीं केयरटेकर सीएम बने रहिए, क्या इस परंपरा का निर्वहन बिहार में नहीं हुआ? नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ? नीतीश कुमार ने कल इस्तीफा क्यों नहीं दिया? सुगबुगाहट क्या है शशांक? आपको मेरी आवाज मिल रही है शशांक? शशांक से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, बात करने की आगे कोशिश करेंगे। शशांक, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी 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 जी। मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ शशांक कि सुगबुगाहट क्या है जो परंपरा रही है, मंत्रिमंडल भंग करने के बाद मुख्यमंत्री इस्तीफा सौंप देते हैं, राज्यपाल उनसे कहते हैं जब तक नई सरकार का गठन ना हो जाए आप केयरटेकर सीएम बने रहिए, तो यहाँ कल नीतीश कुमार जब राजभवन पहुंचे तो इस्तीफा क्यों नहीं दिया? देखिए, यही एक बड़ा सवाल है कि आखिर नीतीश ने कल इस्तीफा क्यों नहीं दिया। माना यही जा रहा था कि जो नीतीश सरकार की जो ये मौजूदा कैबिनेट है, इसकी जो कल अंतिम बैठक हुई उसमें यही समझा जा रहा था कि नीतीश कुमार जो है विधानसभा भंग करने की अनुशंसा करेंगे और राज्यपाल के पास जाकर इस्तीफा सौंपेंगे और नई सरकार के गठन तक जो है वो कार्यवाहक मुख्यमंत्री बने रहेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। अब इसका ठोस जवाब किसी के पास नहीं है। ये कहा गया है कि 19 तारीख से जो मौजूदा विधानसभा है वो भंग मानी जाएगी। 19 को नीतीश इस्तीफा देंगे और उसी दिन एनडीए विधायक दल की बैठक होगी, उनको नेता चुना जाएगा और वो फिर राजभवन जाएंगे और नई सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे और 20 को गांधी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। अभी ये जो है वो कहा जा रहा है। लेकिन देखिए, अभी क्या है कि टकरार तो नहीं कहेंगे, लेकिन स्पीकर पद को लेके कहीं ना कहीं थोड़ा पेच जरूर है। बीजेपी इस पद पर दावा कर रही है, जदयू भी इस पद पर दावा कर रही है। सोर्सेस बता रहे हैं कि जदयू का तर्क है कि जब विधान परिषद में सभापति का पद बीजेपी के पास है तो विधानसभा अध्यक्ष का पद जदयू को मिले। तो बातचीत के जरिए रास्ता निकालने की कोशिश की जा रही है। संजय झा, ललन सिंह, जदयू के दोनों बड़े नेता दिल्ली में मौजूद है। नहीं, तो अभी बताइए, अभी भी तो यही था ना सिस्टम, बीजेपी के पास ही था ना अभी भी विधानसभा अध्यक्ष का पद, स्पीकर नंदकिशोर यादव ही थे। तो ये तो फिर एक नया मांग है ना, एक नया रट है जो लगाया जा रहा है जेडीयू की तरफ से। नहीं, देखिए, 2005 से जब बिहार में बीजेपी और जदयू की सरकार बनी तो 5 से 15 तक तो उदय नारायण चौधरी जदयू के ही स्पीकर थे। उस समय बीजेपी छोटे भाई की भूमिका में थी। 15 में जब महागठबंधन की सरकार आई तो राजद की सीटें ज़्यादा थी जदयू के मुकाबले। तभी 2015 से 20 जदयू के विजय चौधरी स्पीकर रहे। लेकिन जैसे ही 2020 का विधानसभा चुनाव हुआ, बीजेपी की ज़्यादा सीटें आई तो स्पीकर विजय सिन्हा बने थे। उसके बाद महागठबंधन की सरकार आ गई तो राजद के बाद बिहारी चौधरी बने। लेकिन जैसे ही फिर
ठीक है। बीजेपी की सरकार आई तो नंदकिशोर यादव को स्पीकर बनाया गया। तो बीजेपी बड़ी पार्टी है और चाहती है कि स्पीकर पद हमारा हो, तो बातचीत के जरिए रास्ता निकालने की कोशिश की जा रही है। देखते हैं कि कब ये रास्ता निकलेगा। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया शशांक इस तमाम जानकारी के लिए। नीतीश कुमार के नाम को लेकर अब ऐसा लग रहा है जैसे एक मौन धारण कर लिया गया है बीजेपी की तरफ से, लेकिन जेडीयू समेत एनडीए के जो बाकी घटक दल हैं नीतीश कुमार के नाम पर लामबंद हैं। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार का बयान सुनाते हैं। माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार ने जो शानदार और जानदार बिहार की छवि को बदला है, राज तिलक की करो तैयारी, यह आम लोगों की भावना है। तो हसरत भरी निगाह से लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के चरणों में शीश झुका करके वह कार्यक्रम आयोजित होगा। वह राज्य की राजनीति में मील का पत्थर साबित होगा। तो अब एक तरफ जेडीयू है, लगातार बार बार कह रही है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे, बीजेपी कुछ बोल नहीं रही है और बिहार में इस सस्पेंस को और बढ़ा दिया पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने, जिनका दावा है बीजेपी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाना ही नहीं चाहती। बीजेपी ने पप्पू यादव को करारा जवाब दिया है और कहा है कि पप्पू यादव मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। 3 बार नीतीश जी के साथ क्या हुआ, डीएनए से लेकर के नीतीश कुमार जी के सदन के मंतव्य को लेकर के, और लगातार एक बड़ा सपना था बीजेपी का कि मुझे सरकार बिहार में बीजेपी की बनानी है। मैं तो अपने दल में इस बात को अपने प्रभारी जी तक कह चुका हूं कि बिना शर्त के, बिना लेट किए 5 साल के लिए नीतीश कुमार जी को आप एक्सेप्ट कर लीजिए, और नीतीश कुमार जी को बना भी दिया, वो मजबूरी होगी। ये नीतीश कुमार के दल को भी तोड़ेंगे, दिल्ली में भी तोड़ेंगे, और बंगाल के चुनाव के बाद नीतीश कुमार जी को एक दिन भी नहीं रहने देंगे। भाई हमारा एनडीए अटूट है और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री हैं, आगे भी मुख्यमंत्री रहेंगे। हम किसके साथ लड़े हैं चुनाव, किसके नेतृत्व में लड़े हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार, ये दोनों व्यक्ति जो है से इस राज्य की जनता की आकांक्षा और उम्मीद के प्रतीक हैं, और आगे आने वाले समय में हमारी सरकार उस पर खरा उतरने का काम करेगी। और इस बीच देखिए डोरे कैसे डाले जा रहे हैं। पप्पू यादव ने नीतीश कुमार को महागठबंधन की तरफ से घर वापसी का ऑफर दे दिया है, जिसके बाद अब ये सवाल खड़ा हो रहा है, क्या नीतीश के मन में बीजेपी को लेकर कोई संशय पैदा हो गया है? नीतीश इस्तीफा देने गए थे तो फिर फैसला क्यों बदल लिया? भाई राजभवन गए तो इस्तीफा क्यों नहीं दिया नीतीश कुमार ने? विधानसभा भंग करने की तारीख को 19 नवंबर क्यों कर दिया गया? जेडीयू विधायक दल की कल होने वाली बैठक क्यों कल टल गई? आज होने वाली बीजेपी की बैठक क्यों टाल दी गई? ये वो तमाम सवाल हैं जिसका फिलहाल किसी के पास जवाब नहीं है या कोई मीडिया के सामने आकर जवाब देना नहीं चाह रहा, और इसी वजह से सस्पेंस लगातार बढ़ता जा रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी को करारी हार मिली है और इसके बाद सोमवार को विधायक दल की बैठक हुई। इस बैठक में आरजेडी के वरिष्ठ नेता जगदानंद सिंह पहुंचे। उन्होंने चुनाव प्रक्रिया पर ही बड़ा सवाल उठा दिया। हार के बाद आरजेडी ने ईवीएम पर सवाल उठाए हैं। ईवीएम पर आरजेडी के वरिष्ठ नेता जगदानंद सिंह का भी बयान आया। हर ईवीएम में 25,000 वोट पहले से पड़े थे, ये जगदानंद सिंह ने कहा है। 25,000 वोट हर ईवीएम में पहले से मौजूद था। 25,000 हर ईवीएम में, और इसके बावजूद भी हमारे 25 जीत गए, तो हम लोग इसको सौभाग्य समझते हैं। लेकिन देश का दुर्भाग्य है कि देश जा कहाँ रहा है। क्या व्यापार है, क्या लोकतंत्र? और अब बात लालू परिवार में विवाद की कर लेते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद लालू परिवार में भाई और बहन के बीच ऐसा युद्ध हुआ जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। लालू परिवार का विवाद सड़क पर आ गया है, खुले में आ गया है। पटना में लालू यादव के आवास पर रोहिणी आचार्य के समर्थन में तेजस्वी के करीबी संजय यादव के विरोध में जोरदार नारेबाजी हुई है, प्रदर्शन हुआ है। रोहिणी आचार्य के समर्थन में और संजय यादव के विरोध में नारेबाजी करते हुए ये समर्थक लालू यादव के आवास तक पहुंच गए।
इन कार्यकर्ताओं को दुख है कि किसी बाहरी व्यक्ति के चलते लालू यादव का परिवार बिखर रहा है। लालू जी का परिवार जो टूट रहा है, राजद का जो ये हालत है, इसके अकेले संजय यादव जिम्मेवार है। ये आरजेडी समर्थक काफी देर तक लालू के आवास पर इसी तरह हंगामा करते रहे। इस बीच एक वरिष्ठ नेता इन्हें चुप कराने की कोशिश करते भी देखे गए। तो ये लालू परिवार की लड़ाई में जिन संजय यादव का नाम सामने आ रहा है, आखिर वो संजय यादव है कौन? क्या है संजय यादव की पूरी कहानी? ये रिपोर्ट देखिए आप। लेकिन कलयुग की महाभारत के किरदार बदल चुके हैं। बस कुछ नहीं बदला है तो वो है एक नाम, संजय। ये लड़ाई है बैकवर्ड फार्मर। 15 सालों तक बिहार के सबसे ताकतवर शख्स बनकर रहने वाले लालू यादव के परिवार में महाभारत हो रही है। कौन कौरव है और कौन पांडव, ये कह पाना तो मुश्किल है, लेकिन युद्ध भाई और बहन के बीच ही छिड़ा हुआ है। पिताजी मेरे साथ हमेशा है। कल मेरे माता पिता भी रो रहे थे, मेरी बहन रो रही थी मेरे लिए। मुझे भगवान ने मुझे सौभाग्य दिया कि मुझे मेरे इस तरह के माता पिता मिले जो मेरा हर समय मेरा साथ दिए। मुझे बस इतना ही कहना है कि भगवान ना करे कि आप लोग के भी घर में कभी मेरे जैसी बहन बेटियां हो। हालांकि जेडीयू ये बताने से नहीं चूक रही कि बिहार में कलयुगी महाभारत के किरदार कौन है। जेडीयू ने पोस्टर लगाया है जिसमें लालू यादव को धृतराष्ट्र, राबड़ी देवी को गांधारी और तेजस्वी को दुर्योधन बताया गया है। तो राजनीति के धृतराष्ट्र कौन, ये बिहार की जनता जानती है। पुत्र मोह, गांधारी राजनीति के आंख पर पट्टी है। पूछ रहे हैं, बीमार हैं, चल नहीं पाते हैं। चलते भी हैं तो एक ही आदमी के लिए, वो भागलपुर जेल वाला के लिए। संजय देखो तुमको क्या दिख रहा है? तो संजय बोल रहे हैं, महाराज हमको तो हरियाणा का वाला मॉल दिख रहा है। सवाल यह है कि लालू परिवार में दरार के पीछे बार बार सुनाई देने वाले नाम की कहानी क्या है? संजय यादव, जिनके लिए तेजस्वी यादव के साय से लेकर और भी कई तरह की उपमा का इस्तेमाल किया जाता है। मैं संजय यादव, जो राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। संजय यादव न सिर्फ राज्यसभा के सांसद हैं, बल्कि लालू यादव के उत्तराधिकारी तेजस्वी के राजनीतिक और रणनीतिक सलाहकार भी हैं। आपके बारे में कहा जाता है कि आप आरजेडी के चाणक्य हैं क्या? नहीं, मैं एक छोटा सा समर्पित कार्यकर्ता हूँ। हाँ, पर आप यू आर द स्ट्रेटेजिस्ट और कहते हैं कि तेजस्वी जी जो हैं वो सब कुछ आपके कहने पे ही करते हैं। नहीं, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव के लिए रणनीति बनाने से लेकर उनसे मुलाकात करने वालों तक और गठबंधन की सियासत से लेकर टिकट बांटने तक अगर किसी की चलती है तो वो इकलौता नाम है संजय यादव। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।